नमस्कार, न्यूज प्लस के एनालिसिस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नए आयकर अधिनियम को 1 अप्रैल से लागू कर दिया गया है। नए बदलाव क्या क्या हैं, इस पर हम तफसील से चार्टर्ड अकाउंटेंट गोविंद महेश्वरी जी से बात करेंगे। गोविंद सर, नमस्कार के साथ आपका स्वागत है। गोविंद जी, बहुत सारी चीजें बदल गई हैं अप्रैल से, यानी 1 अप्रैल से, और हम इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे बहुत तफसील से जानना चाह रहे थे क्या क्या बदलाव किए गए हैं, क्योंकि ये एक्ट जब भी बना 1961 में बनाया गया, उसके बाद से तमाम सारे अमेंडमेंट हुए हैं, लेकिन इस 1 अप्रैल 2026 से बहुत सारे बदलाव किए गए हैं। और उसी परिप्रेक्ष्य में हम आपसे जानना चाह रहे थे कि क्योंकि पब्लिक के बीच में जो आयकर दाता हैं उनके बीच में अलग अलग तरह के परसेप्शंस हैं। कोई कह रहा है कि नहीं, इतने चीज़ें फ़ायदेमंद हो गई हैं, इतने चीज़ें नुकसानदेह हो गई हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं साहब, इसमें यही आपको अतिरिक्त देना पड़ेगा। बड़ी संपत्तियां या बड़े लेन देन अगर आपने किए हैं तो उसमें पैन कार्ड एसेंशियल कर दिया गया है, अनिवार्य। हालांकि बड़ी संपत्तियों की रजिस्ट्री के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो उसमें पैन कार्ड का नंबर लगता है, लेकिन बहुत सारी ऐसी संपत्तियां हैं जिसमें 100 वर्ग गज के नीचे हैं, या पुश्तैनी संपत्तियां हैं, या गिफ्ट डीड है, उनमें पैन कार्ड नहीं लगाया जा रहा है या छूट गया, उसको बहुत कैजुअल अप्रोच में देखा जा रहा है। लेकिन अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बहुत मैंडेटरी पार्ट्स कुछ जारी किए हैं कि वो तो आपको करने ही होंगे, और आम आदमी के लिए ये बहुत जरूरी है। और हम आपसे जानना भी चाहेंगे कि किन किन चीजों पर क्या क्या मुश्किलें आई हैं। गोविंद जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, आ रही है सर, बिल्कुल आ रही है। मैं आपसे जानना चाह रहा था कि अप्रैल से इनकम टैक्स में जो बदलाव किए गए हैं, उस मोटा मोटा क्या बदलाव आपको लग रहे हैं कि ये हो गए हैं? ठीक है, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आपको और आपके चैनल के जो भी लोग देख रहे हैं उनको कि नया फाइनेंशियल ईयर आ गया है। आज हम लोग 3 अप्रैल को रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। 1 अप्रैल से नया फाइनेंशियल ईयर आ गया, तो सभी को शुभकामनाएं। क्योंकि पिछला फाइनेंशियल ईयर शायद वर्ल्ड वाइड या इंडिया के लिए बहुत अच्छा नहीं रहा, स्पेशली हमारे बिजनेसमैन के लिए। तो हमें उम्मीद है कि अभी जो नया साल आया है 26-27 से हम सबके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इन शुभकामनाओं के साथ मैं सिलसिलेवार तरीके से आपको बताता हूँ कि हुआ क्या है। देखिए, अभी तक जो इनकम टैक्स एक्ट चल रहा था वो 1961 में बना था। 1 अप्रैल 1962 से इंडिया में एप्लीकेबल हुआ। अब एक क्वेश्चन उठेगा कि भाई 1961 से इनकम टैक्स एक्ट बना था, आज़ादी मिली थी 47 में, संविधान बना 50 में, तो उससे पहले कौन सा इनकम टैक्स एक्ट चल रहा था इंडिया में? तो 1922 वाला चल रहा था, वो ब्रिटिश पीरियड का चल रहा था। अब उनकी समझिए इतने साल गुजर गए, तो जो इनकम टैक्स एक्ट है इट हैज़ बिकम सो कॉम्प्लिकेटेड, इतने सारे प्रोविजन, इतने सारे केस लॉज, तो आम आदमी को समझने में इतनी सारी दिक्कत आ रही थी। तो ऐसा नहीं कि अभी इस सरकार ने चेंज करने की बात की है। मुझे याद है कि जो पुरानी सरकार थी यूपीए की, उसने भी ये सोचा था कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 को हटा के एक नया टैक्स आएगा, डीटीसी, डायरेक्ट टैक्स कोड। तो ये चर्चाएं 10-12 साल से चल रही थी कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 को हटाया जाए। फिर इस सरकार ने क्या किया, डिसाइड किया, अभी 2025 के बजट में निर्मला सीतारमण जी ने बोला कि इनकम टैक्स एक्ट हम चेंज करेंगे। उसके लिए उसके बाद एक बिल रखा गया लोकसभा में, एक सेलेक्ट कमेटी बनाई गई जिसने डिस्कस किया कि क्या क्या प्रावधान में चेंजेस होने चाहिए। फिर वो जो बिल रखा गया था, इतने सारे चेंजेस प्रपोज हो गए कि उसको भी हटा दिया गया, और अल्टीमेटली 21 अगस्त 2025 को इनकम टैक्स एक्ट 2025 पास हो गया। तो ये, और जो प्रभावी होगा ये 1 अप्रैल 2026 से, जैसा आपने भी बात की। तो मैं आपके उस क्वेश्चन का आंसर मैं दे रहा था कि बदलाव की जरूरत क्या पड़ी। तो मैं एक बार फिर से आसान शब्दों में बताऊं कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 इतना कॉम्प्लिकेटेड हो गया था कि आम आदमी को समझने में बड़ी समस्या आ रही थी। तो आम आदमी इस एक्ट को आसानी से समझ ले, इसके लिए बदलाव किए गए। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज कि ऐसा नहीं है कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 को 2025 में एकदम रिप्लेस कर दिया है। एक इंग्लिश में सेइंग है कि ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल। तो ऐसा मतलब केवल आसान किया गया, कोई बहुत मूलभूत बदलाव नहीं किए गए हैं। तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर था। ठीक बात है। गोविंद सर, एक बात मैं आपसे और जानना चाह रहा था। होता क्या है कि हम लोग जो फाइनेंशियल ईयर है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को देखते हैं, उसी के अनुसार हम योजनाएं बनाते हैं और अपनी बातें भी रखते हैं।
ठीक है ना। हम उसका पूरा प्लान बनाते हैं, चाहे वो फैमिली के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लीजिए, या गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लीजिए, या किसी भी और परिप्रेक्ष्य में देख लें। विकास की योजनाएं भी इसी फाइनेंशियल ईयर के उस परिप्रेक्ष्य में रखी जाती है। अब क्या नया वर्ष, कर वर्ष, वित्त वर्ष और निर्धारण वर्ष के बजाय अब केवल कर वर्ष होगा, जिस साल कमाई उसी साल टैक्स, क्या यह सिस्टम भी लागू किया गया है क्या? देखिए, आपका क्वेश्चन जो है, अगेन इसका आंसर ये है कि सरलीकरण स्कीम के तहत ये सब किया गया है। अभी तक क्या होता था कि इनकम टैक्स में एक होता था प्रीवियस ईयर, जिसको हिंदी में बोलते थे गत वर्ष, और एक होता था असेसमेंट ईयर, जिसको बोलते थे कर निर्धारण वर्ष। तो जिस साल हमने पैसा कमाया है उसको बोलते थे प्रीवियस ईयर, और अगले साल जाके उस पर रिटर्न फाइल करते थे तो उसको हम बोलते थे असेसमेंट ईयर। तो अब इन दोनों शब्दों को रिप्लेस करके आया है, एक नया टर्म दिया गया है, उसको बोलते हैं टैक्स ईयर। तो अब अच्छा, अब देखिए, ऐसा नहीं कि जिस साल हम पैसा कमा रहे हैं उसी साल हमको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। एडवांस टैक्स जैसे कॉन्सेप्ट पहले भी था, अभी भी है। तो जिस साल हम पैसा कमा रहे हैं उस साल हमको टैक्स देना पड़ेगा एडवांस टैक्स के रूप में, लेकिन हम रिटर्न फाइल करेंगे अगले साल। तो अब वो कंफ्यूजन नहीं कि प्रीवियस ईयर का रिटर्न नेक्स्ट ईयर में, असेसमेंट ईयर में, हमें बोलेंगे टैक्स ईयर का जो रिटर्न है, ये मेरा टैक्स ईयर चल रहा है, इसका रिटर्न हम अगले साल फाइल करेंगे, मतलब 26-27 टैक्स ईयर का रिटर्न फाइल करेंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जिस साल इनकम हो रही उसी साल हमको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। रिटर्न हम अगली साल ही फाइल करेंगे, लेकिन एक ही साल हम बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे टैक्स ईयर। ठीक बात। गोविंद सर, एक चीज और आपसे जानना चाह रहे थे। नई टैक्स स्लैब यानी कि न्यू टैक्स रिजीम में 4 लाख रुपए तक की आय पर कोई टैक्स नहीं है, यानी कि शून्य टैक्स है। ये थोड़ा सा हम जानना चाह रहे थे कि ये क्या है। दूसरा एक और आपसे जानना चाह रहे थे कि पैन नियम, यानी अब सिर्फ आधार से पैन नहीं बनेगा, बड़े लेन देन के लिए पैन अनिवार्य कर दिया गया है, किसी भी दशा में ये एसेंशियल होगा। क्या आपको लगता है कि इससे क्या क्या बदल जाएगा और क्या लोगों को सुविधा होगी? ठीक है, देखिए, आपके दोनों क्वेश्चन का मैं आंसर दूं उससे पहले मैं अपने दर्शकों को एक बड़ी इंपॉर्टेंट जानकारी देना चाहूंगा, क्योंकि एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। देखिए, इनकम टैक्स क्या होता है, जब भी प्रावधान आते हैं, बजट आते हैं, तो एक साल पहले के आते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बताने जा रहा हूँ। अभी जो साल हमारा खत्म हुआ है 31 मार्च 2026 को, उसका जो हम रिटर्न फाइल करेंगे, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं आयकर विवरणी, तो वो हम फाइल करेंगे बजट 2025 के हिसाब से। मतलब उसमें इनकम टैक्स एक्ट 1961 के प्रावधानों को ध्यान में रख के रिटर्न फाइल करेंगे। अब जो हमारा करंट ईयर चालू हुआ है परसों से, 1 अप्रैल 2026 से लेकर 31 मार्च 2027 का, इसमें इसका जब हम रिटर्न फाइल करेंगे, ऑब्वियस है कि अगले साल फाइल करेंगे, तो उसमें हम अप्लाई करेंगे इनकम टैक्स एक्ट 2025। तो मैं दोबारा फिर से आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूं कि अभी जो हम रिटर्न फाइल करने वाले हैं 31 जुलाई या 30 अक्टूबर तक, उसमें हमें इनकम टैक्स एक्ट 1961 के प्रावधानों को ध्यान में रख के रिटर्न फाइल करना है। ये जो अभी इनकम टैक्स एक्ट 2025 आया है, इसका जो काम पड़ेगा वो जब ये साल खत्म हो जाएगा 2027 में, तो उसके हिसाब से रिटर्न फाइल करेंगे। ठीक, तो ये मेरे मैं जानकारी देना चाह रहा था। अब आपके क्वेश्चन का आंसर कि आपने बोला कि ये जो स्लैब है, देखिए, इनकम टैक्स में 2 तरीके होते हैं टैक्स लगाने के। एक ओल्ड रिजीम बोलते हैं, एक न्यू रिजीम बोलते हैं। न्यू रिजीम में, पुराने में इसको सेक्शन बोलते थे 115 BSC, और इनकम टैक्स एक्ट 2025 में बदल गई है। तो एक बहुत बड़ा बदलाव, अभी जो हम रिटर्न फाइल करेंगे 2026 में, उसमें भी, और 2027 में जो रिटर्न फाइल करेंगे, पहले न्यू रिजीम में पहले 4 लाख तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं देना होगा। इसको हम लोग बोलते हैं टैक्स फ्री लिमिट या कर मुक्त इनकम। फिर स्लैब क्या बना दी गई, 4 लाख से 8 लाख के बीच की कमाई पे 5%, 8 लाख से 12 लाख पे 10%, 12 लाख से 16 लाख पे 15%, 16 लाख से 20 लाख पे 20%, और 20 लाख से 24 लाख के बीच में 25%, और 24 लाख से ऊपर अगर किसी की कमाई होगी तो उसको 30% टैक्स देना होगा। तो आपने बिल्कुल बोला, सही बोला कि जो नए इनकम टैक्स के नियम है, नई न्यू रिजीम है, उसमें फायदा ज्यादा है। 4 लाख तक की इनकम पे कमाई पे टैक्स नहीं देना पड़ेगा। एक और बहुत फायदे की चीज हम बताएं अपने दर्शकों को कि अगर किसी की आय 12 लाख रुपए तक है, तो सरकार जितना भी टैक्स बनेगा, 12 लाख की आय पे टैक्स बनता है 60,000 रुपए, तो वो पूरा का पूरा टैक्स छोड़ दिया जाएगा। उसको हम बोलते हैं रिबेट। पुराने एक्ट में उसको रिबेट अंडर सेक्शन 87A बोलते थे, नए में सेक्शन चेंज हो गया है। तो 12 लाख तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं देना है। और एक छोटा सा फायदा और कि अगर कोई सैलरी क्लास है तो उसको 75,000 की छूट और मिलेगी। तो सैलरी वालों को 12 लाख 75,000 की इनकम पे टैक्स नहीं देना है,
जो सैलरी नहीं है जिनकी, उनको 12 लाख तक की इनकम टैक्स नहीं देना है, विधेयक है। ठीक बात है। गोविंद जी, एक बात और आज आपसे जानना चाह रहे थे, इसी परिप्रेक्ष्य में चूंकि बहुत सारे बदलाव किए गए हैं, तो मुझे लगता है कि बिंदुवार आप अगर थोड़ा उस पर तस्वीर साफ कर देंगे तो मुझे लगता है दर्शकों को भी सारी चीजें समझ में आएगी। HR एक की छूट पर मकान मालिक का पैन और विवरण अब अनिवार्य कर दिया गया है। पहले तो ठीक है, हमने रसीद बनाई और भेज दिया और हमने HR की छूट ले ली, हाउस टैक्स की छूट ले ली। अब वो नहीं चलेगा, उसमें आपको कहीं ना कहीं मकान मालिक का पूरा ब्यौरा देना पड़ेगा, उसका पैन का ब्यौरा देना पड़ेगा, वो है क्या, उसकी आइडेंटिटी है कि नहीं है, कि वो कोई मतलब फेक नेम का कोई व्यक्ति है, ये भी अब देना होगा। क्योंकि पहले मकान की जो मालिक की रसीदें थी वो बाजार में बिकती थी, वो लोग उसी को भर के और HR की हाउस टैक्स की छूट ले लेते थे। अब उन सब चीजों पर पाबंदियां लगाई गई हैं। ये कितना मुश्किल होगा कम से कम नौकरी पेशा लोगों के लिए? ये इनकम टैक्स में इसको हम लोग बोलते हैं, जैसे चोर पुलिस होता है ना, तो वैसे इनकम टैक्स में होता है जो टैक्स इवेट करता है, टैक्स की चोरी करता है, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सब कुछ पता है कि किस तरह की मैल प्रैक्टिसेस चल रही है। तो इसी के तहत जो आप बात करें, बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि HRA, हाउस रेंट अलाउंस, मकान किराया भत्ता पे अभी तक क्या था कि डिपार्टमेंट बहुत सख्त नहीं था। हम लोग रसीद लगाते थे या बताते थे कि इतना हम रेंट पे कर रहे हैं। और स्पेशली इसमें सबसे ज्यादा गड़बड़ क्या हो रही थी कि पिताजी के मकान में रह रहे हैं, या वाइफ का मकान है, या घर का मकान है, और हम किराए की रसीद लगाकर उसको क्लेम कर रहे थे। तो अब डिपार्टमेंट इस साल से बहुत सख्त हो गया है। ऐसा नहीं है कि आप रिश्तेदार से मकान किराए पे नहीं ले सकते हैं, लेकिन अब हमको HRA में बताना पड़ेगा, रिश्ता बताना पड़ेगा। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय हमें बताना पड़ेगा कि मकान मालिक से मेरा रिश्ता क्या है, और हम यहाँ पे अपनी खर्चे में डालेंगे HRA, और जिसको हम रेंट दे रहे हैं उसकी इनकम टैक्स रिटर्न में वो आय में शामिल होगा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में शामिल होगा। और अगर रेंट हम 50,000 से ऊपर का दे रहे हैं पर मंथ का, तो हमको TDS भी काटना पड़ेगा। तो नियमों को थोड़ा ट्रांसपेरेंट बनाया गया है, ये HRA में है। अच्छा, मैं 2-3 चीजें और बताऊं आपको, मतलब बहुत सारी चीजें मेरे, हाँ मतलब समय का अभाव है, लेकिन बहुत सारी चीजें बताने का मन है। देखिए, इनकम टैक्स एक्ट 2025, इसके बारे में तो बात हो रही है मार्केट में हर जगह की, 1 अप्रैल से आ गया है। एक इससे ज्यादा जरूरी चीज हम आपको बताएं कि इनकम टैक्स रूल्स भी नोटिफाई हो गए हैं। देखिए, एक्ट का मतलब क्या होता है, व्हाट टू डू, क्या करना है और कैसे करना है, ये रूल्स बताता है। जैसे इनकम टैक्स एक्ट 1961 था, और उसके करस्पॉन्डिंग रूल्स थे इनकम टैक्स एक्ट 1962। एक्ट था 61 का, रूल्स थे 62। तो वैसे ही इनकम टैक्स एक्ट 2025 है, और 20 मार्च 2026 को इनकम टैक्स रूल्स भी नोटिफाई हो गए। अब रूल्स बड़े 700-800 पन्ने की एक किताब है रूल्स में। तो रूल्स में बताया गया कि क्या क्या चेंजेस है और कैसे करना है। तो हम कुछ अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे। जैसे पहले क्या होता था कि एक चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस होता था, 100 रुपए पर मंथ पर चाइल्ड, 100 रुपए पढ़ाई के लिए छूट मिलती थी इनकम टैक्स में। अब साफ समझिए, 100 रुपए पर मंथ पर चाइल्ड क्या होता है, कुछ भी नहीं होता है। तो उसकी लिमिट को बढ़ा के 3,000 रुपए पर मंथ पर चाइल्ड कर दिया है। नए रूल्स में इनकम टैक्स में ये बदलाव किए गए हैं। एक हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस होता था 300 रुपए पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 बच्चों के लिए होता था। उसको बढ़ा के सरकार ने 9,000 रुपए पर मंथ कर दिया इस साल का। जब हम रिटर्न फाइल करेंगे अगले साल, तो ये नियम प्रभावी होंगे। इसी तरीके खाने के लिए फ्री मील्स करके एक अलाउंस होता था, तो उसमें 50 रुपए पर मील तक की छूट थी इनकम टैक्स में सैलरी क्लास को। अब वो 200 रुपए पर मील कर दी गई है। ऐसे बहुत सारी लिस्ट है, 2-3 हम और एग्जाम्पल दे दें। पहले अगर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को कोई गिफ्ट देता था काइंड में, कैश के अलावा, तो 5,000 रुपए तक की छूट थी। अब 15,000 रुपए हो गई है, 15,000 तक की छूट। एक नुकसान की बात बताएं कि अगर एम्प्लॉय ने कार दी है, एम्प्लॉय को कार दी है चलाने के लिए, और एम्प्लॉय उसको दोनों काम के लिए यूज करता है, ऑफिस लाता ले जाता भी और घर के लिए भी यूज करता है। तो पहले परक्विजिट, जिसको हम लोग अनुलाभ बोलते थे, एम्प्लॉय के हाथ में 1,800 रुपए पर मंथ, और कार अगर बड़ी है 1600 सीसी से ऊपर की है तो 2,400 रुपए पर मंथ जोड़ा जाता था। लेकिन अब जोड़ा जाएगा, अगर छोटी कार है 1600 सीसी तक तो 5,000 रुपए पर मंथ, और बड़ी कार है 1600 सीसी से ऊपर की तो 7,000 रुपए पर मंथ। ड्राइवर का जहां पे पहले जोड़ा जाता था मात्र 900 रुपए पर मंथ, अब वो एम्प्लॉय की तनख्वाह में 3,000 रुपए पर मंथ जोड़ा जाएगा। तो इस तरह से लिस्ट बहुत लंबी है। तो ये रूल्स में चेंज किए गए हैं जो प्रभावी हैं, हो गए हैं 1 अप्रैल 2026 से।
एक बात और आपसे जानना चाह रहे थे, आईटी जो हम लोग रिटर्न दाखिल करते हैं उसकी डेडलाइन में भी कुछ चेंजेस आया है या फिर वेतनभोगियों के लिए 31 जुलाई और बाकियों के लिए 31 अगस्त, या इसमें भी कुछ चेंज है क्या? थोड़ा सा स्पेसिफाई कर दीजिए प्लीज जरा। बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है। देखिए, बहुत माइनर से चेंज आया है। मैं 3 डेट पहले आपको बताता हूँ और 1 डेट अभी बढ़ा दी गई है। अभी तक क्या होता था कि जो जिनको ऑडिट नहीं कराना है, सीए से ऑडिट नहीं कराना है, उनको 31 जुलाई तक रिटर्न फाइल करना होता था। जिनको सीए से ऑडिट कराना है उनको 31 अक्टूबर, और अगर आप विदेशों में कोई लेन देन कर रहे हैं तो 30 नवंबर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की तारीख होती थी अगले साल में, जिसको असेसमेंट बोलते हैं। अभी इस साल क्या छोटा सा बदलाव किया गया कि जो, जैसे आपने बोला, वेतनभोगी हैं या जो ऑडिट के दायरे में नहीं आते हैं, उनकी 31 जुलाई। अब आप सुनिएगा बदलाव क्या है कि अगर हम बिजनेस कर रहे हैं, हम व्यापार में हैं, व्यापार पेशे में हैं, अगर हमको ऑडिट नहीं कराना है तो अब हमारी डेट 31 जुलाई से बढ़ा के 31 अगस्त कर दी गई है। और अगर हमको ऑडिट कराना है सीए से तो 30 अक्टूबर वही पुरानी डेट है। तो बदलाव एक छोटा सा है कि बिजनेसमैन के लिए पहले जहां पे 31 जुलाई और 31 अक्टूबर होता था, उसके लिए हो गया है 31 अगस्त और 30 अक्टूबर। ऑडिट कराना है तो 30 अक्टूबर, ऑडिट नहीं कराना है तो 31 अगस्त। ये बदलाव हुआ। गोविंद जी, डिजिटल एसेट जो होंगे क्रिप्टो आदि पर कितना अब फ्लैट टैक्स लगाया गया है, उसमें भी बदलाव किया गया है क्या? नहीं, देखिए, बदलाव तो नहीं है। मेरा ये मानना है, मैं हो सकता है मैं गलत हूँ, क्रिप्टो को, वर्चुअल डिजिटल एसेट को लेके मुझे लगता है कि सरकार ही बहुत ज्यादा क्लियर नहीं कि क्या करना चाहिए इसमें टैक्सेशन पे, ये लीगल करें या इलीगल करें। तो मतलब बड़ी एम्बिगुइटी सी है। एनीवे, तो इस पे टैक्स लगता है 30%। क्रिप्टो करेंसी पे या वर्चुअल डिजिटल एसेट पे जो भी आपने कमाई की है उस पर फ्लैट 30% टैक्स लगता है। इसमें किसी और क्रिप्टो, हमने मान लीजिए 2 क्रिप्टो खरीदी है, तो एक के घाटे को दूसरे के घाटे से सेट ऑफ नहीं कर सकते हैं। जिस क्रिप्टो में हमने पैसा लगाया है केवल उसका ही खर्चा हम माइनस कर सकते हैं। हाँ, इस बार एक छोटा सा बदलाव और हुआ है कि क्रिप्टो को लेके इनकम टैक्स रिटर्न में बहुत डिटेल में हमको जानकारी देनी होगी। अब ऐसा नहीं हो सकता है कि बस क्रिप्टो हम बता दें, तो हमको क्रिप्टो की हमने कौन सा खरीदा, कब खरीदा, वो सारी जानकारी देनी होगी। और एक जानकारी और दे दें, 194S है इनकम टैक्स में कि क्रिप्टो में अगर हमको 50,000 से ऊपर का पेमेंट मिलता है तो जो पेमेंट करता है वो 1% टीडीएस काट के पेमेंट करता है। तो इस बार क्रिप्टो में बहुत डिटेल में हमको इनकम टैक्स रिटर्न में उसकी जानकारी देनी होगी सरकार को। एक बात और थोड़ा सा आपसे जानना चाह रहे थे, फिर आपको पूरे एनालिसिस को समझ भी करेंगे। आम करदाताओं के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो क्या इस नए बदलाव से कितना फर्क आप देख रहे हैं, खासकर उन लोगों के लिए जो नौकरी पेशा हैं, क्योंकि सैलरी जिनकी अकाउंट्स है से गवर्नड होती है, यानी कि सैलरी स्ट्रक्चर जिनका रहता है, उन्हें कितना फर्क पड़ेगा या कितना फायदा होगा? क्योंकि अब तो सर ये है कि 4-5 लाख रुपए और 10 लाख रुपए एक, ठीक है, नॉर्मल तरीके से लोग कमा रहे हैं, लेकिन तमाम आईटी प्रोफेशनल्स हैं, तमाम चार्टेड अकाउंटेंट्स हैं जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे हैं, वहां अब 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख के आसपास का पैकेज है। तो ऐसे में उन लोगों को कितना फायदा हो रहा है और आम आदमी को कितना फायदा आप देख रहे हैं? देखिए साहब, जो अभी साल खत्म हो रहा है जिसका हम रिटर्न फाइल करेंगे और नया इनकम टैक्स एक्ट जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तो सैलरी क्लास में कोई ऐसा मेजर बदलाव नहीं हुआ है। बदलाव मैंने पहले भी डिस्कस किया कि जो स्लैब है 4 लाख 4 से 8, 8 से 12, 12 से 16, वो अभी इस साल भी और अगले साल भी एप्लीकेबल होगी। और सैलरी क्लास को 12,75,000 तक की इनकम टैक्स नहीं देना है। हाँ, एक सुझाव हम देना चाहेंगे यहाँ पे कि अब सैलरी क्लास, पहले क्या होता था कि सैलरी क्लास के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिसेस नहीं भेजती थी। ये मानती थी कि सैलरी क्लास को गड़बड़ नहीं करते हैं। लेकिन अब थोड़ा सा इनकम टैक्स का नजरिया बदला है, क्योंकि सैलरी क्लास भी, जैसे एचआरए की अभी हम लोगों ने बात की, कुछ पॉलिटिकल पार्टी के पेमेंट थे, वो गलत पॉलिटिकल पार्टी के पेमेंट दिखा के उसको खर्चा क्लेम कर लेते थे सैलरी क्लास, या डोनेशन को लेके बहुत कुछ गड़बड़ होता था। तो अब डिपार्टमेंट को लगा है कि सैलरी क्लास की भी रिटर्न की चेकिंग होगी। तो आपके चैनल के थ्रू हम हर सैलरी क्लास को एक सलाह देना चाहेंगे कि प्लीज वो क्लेम ना करें जो बोगस है। केवल टैक्स बचाने के चक्कर में या किसी के बहकावे में आके आप उस खर्चे की छूट ले रहे हैं जो आपने एक्चुअली किया ही नहीं है। फॉर एग्जांपल मेडिक्लेम का खर्चा है, बहुत सारे खर्चे हैं, तो वही छूट लें जो एक्चुअली जेन्युइन है, लीगल है, नहीं तो इनकम टैक्स के दायरे में आ जाएंगे।
मैं इसी आपके क्वेश्चन को थोड़ा सा आंसर बढ़ाता हूँ। आपने सैलरी क्लास से पूछा था, मैं यहाँ पे बिजनेस क्लास में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूँ जो हमारे भाई बिजनेस कर रहे हैं। टीडीएस में एक मेजर बदलाव हुआ है। देखिए क्या होता है, इनकम टैक्स रिटर्न तो हम फाइल करेंगे साल खत्म होने के बाद, टैक्स ईयर खत्म होगा तब फाइल करेंगे, लेकिन टीडीएस के प्रावधान जो हैं वो आज से लागू हो गए, 1 अप्रैल से लागू हो गए। तो हमारे बिजनेसमैन भाई अगर सुन रहे हैं तो पहले टीडीएस के सेक्शन होते थे 192 से लेकर 194T तक होते थे। बहुत सारे सेक्शन में हम लोग टीडीएस काटते थे, करीब 80-90 सेक्शन होते थे। तो अब वो सेक्शन में बदलाव हो गया है, तो अब जो हम टीडीएस काटेंगे उसके नए सेक्शन आ गए हैं, नए फॉर्म आ गए हैं। कुछ सेक्शन हम यहाँ पे जिक्र करना चाहेंगे जो बड़े कॉमन है, हर बिजनेसमैन काटता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम किसी को इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, तो अभी तक हमारा सेक्शन होता था 194A। अब ये नया सेक्शन आ गया इनकम टैक्स एक्ट में जो अब प्रभावी हो गया, हमको अभी ध्यान देना पड़ेगा, 393(1), और इसमें टेबुलर फॉर्म में आ गया। अब सेक्शन नहीं है, टेबल बना दी है टीडीएस की। तो टेबल नंबर 5 विद इन ब्रैकेट रोमन 3 में उसमें टीडीएस हमको काटना पड़ेगा। अमाउंट वही है, 10,000 तक की इंटरेस्ट पर टीडीएस नहीं काटना है, 10,000 से ऊपर है तो टोटल पे 10% काटना है। मैं 3-4 सेक्शन यहाँ पे जिक्र करना चाहूंगा जो बहुत कॉमन है। अगर हम कमीशन कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट कर रहे हैं तो अभी तक हम लोग सेक्शन लगाते थे 194C, लेकिन अब हमको सेक्शन लगाना पड़ेगा 393(1) टेबल 6 सब क्लॉज 1। 30,000 तक का पेमेंट है तो टीडीएस नहीं काटेंगे। पूरे साल में 1 लाख तक, 30,000 का सिंगल पेमेंट है तो टीडीएस नहीं काटेंगे। पूरे साल में अगर 1 लाख से ऊपर का है तो टीडीएस काटेंगे, 1 लाख से नीचे है तो नहीं काटेंगे। और रेट अगर हम इंडिविजुअल को पेमेंट कर रहे हैं तो 1%, और इंडिविजुअल के अलावा, इंडिविजुअल एचयूएफ के अलावा किसी को कर रहे हैं तो 2%। एक 194C सेक्शन होता था कमीशन का, नहीं 194H होता था कमीशन का, उसमें भी टेबल बदल गई। इसी तरीके, टाइम बहुत लगेगा, तो मेरे व्यापारी बंधुओं से यही निवेदन है कि नए सेक्शन को ध्यान में देख ले। इसी तरीके 1-2 फॉर्म में बदलाव हुए हैं। पहले फॉर्म 16 होता था जहां पे हम सैलरी क्लास को फॉर्म 16 देते थे, अब वो फॉर्म नंबर 130 हो गया है। 16 है टीडीएस का जो हम चालान देते थे, वो सेक्शन, वो फॉर्म नंबर 16A हो गया 131। जो हम रिटर्न फाइल करते थे टीडीएस का सैलरी का 24Q में, वो हो गया सेक्शन 138। सैलरी के अलावा जो टीडीएस का रिटर्न फाइल करते थे 26Q होता था, वो हो गया 140। तो ये बदलाव प्रभावी हो गए हैं। तो इनकम टैक्स एक्ट 2025 में जो सबसे पहले हम लोग को जानने वाली चीज है वो टीडीएस के प्रावधान है, टीडीएस और टीसीएस के। एक फाइनल कमेंट आपसे चाह रहे थे कि बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर ये बदलाव हुए हैं तो उन्हें किन किन चीजों का ध्यान रखना होगा, बहुत संक्षेप में गोविंद जी। हाँ, संक्षेप में यही है कि जो अभी हमने जैसे बोला कि सबसे पहले टीडीएस का चार्ट बना लें, और चार्ट अपने जो भी अकाउंटेंट हैं उनको एजुकेट करें कि भाई ये अब नए सेक्शन में टीडीएस काटना है। और जो अभी जैसे समय नहीं है कि 2026 में जो अभी बजट आया, तो एक्ट जो बड़ी मतलब ताजुब की बात आपको बताएं कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 जो बना है अभी लगा भी नहीं ढंग से, और बजट में उसमें 83 चेंज किए गए, 83 चेंजेस किए हैं। तो बस यही कि नए प्रावधानों को एजुकेट करें अपने स्टाफ को, और खुद भी एजुकेट हो, क्योंकि अब वो जमाना चला गया है कि आप केवल चार्टर्ड अकाउंटेंट या वकील के भरोसे रह के बिजनेस करें। आपको खुद भी अपनी जानकारी करनी होगी, और मुझे लगता है कि समय का अभाव है, तो मैं कुछ और चीज़ें छोटी छोटी बताना चाहूँगा। ये जो इनकम टैक्स एक्ट 2025 के बारे में हम लोग पर चर्चा कर रहे हैं, तो पुराने एक्ट में 47 चैप्टर होते थे, अब इसमें केवल 23 चैप्टर हो गए हैं। इसी तरीके इनकम टैक्स एक्ट 2025 में हम बता रहे हैं कि सरलीकरण स्कीम सरलीकरण कैसे किया है सरकार ने। पुराने सेक्शन होते थे 819 सेक्शन होते थे पुराने एक्ट में, 298 सेक्शन होते थे, सारे मिला के 819 सेक्शन होते थे। अब नए एक्ट में मात्र 536 सेक्शन है। और जो अब हम बता रहे हैं वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। पहले इनकम टैक्स की बुक इतनी मोटी होती थी, अब इतनी पतली हो गई है। पहले 512 लाख शब्द यूज किए गए थे, अब 2,60,000 शब्द यूज किए गए हैं इनकम टैक्स एक्ट 2025 में। 1200 प्रोविजोस को और करीब 900 एक्सप्लेनेशन को डिलीट कर दिया है, तो आम आदमी इसको समझ पाए, इसलिए इनकम टैक्स एक्ट 2025 आया है। ठीक बात गोविंद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है कि आपने बिंदुवार जो बदलाव किए गए हैं उन पर पूरी तस्वीर साफ कर दी है, और आम आदमी के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए और दर्शकों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो उसे बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर चीजें समझ में आ गई हैं कि वास्तव में जो इनकम टैक्स का जो कानून या अधिनियम में जो बदलाव किए गए वो हैं क्या, एग्जैक्टली हैं क्या, और आपके मुखारबिन से बिल्कुल मुझे लगता है सही तस्वीर उन्हें समझ में आ जाएगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
थैंक यू। आपने गोविंद माहेश्वरी जी की बात सुनी। अब आयकर अधिनियम में जो बदलाव किए गए हैं उसे गौर से अगर इस पर उनकी बात को समझेंगे तो कहीं ना कहीं आपको सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर समझ में आ जाएंगी। इसलिए इसमें कोई संशय की बात मत रखिए कि अगर बदलाव हो गए हैं तो आपके लिए वो खराब होंगे या नुकसानदेह होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। उनका सरलीकरण किया गया है जिसको आप आराम से समझ सकते हैं और अपने आने वाले वक्त में अपने जो आय है आपकी उसको आप अपने तरीके से मैनेज कर सकते हैं। थैंक यू।